अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है, मुस्लिम लीग नून के वजीर होंगे, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बेचैनी सी पाई जाती है। होना तो ये चाहिए था कि खुशी के शादियाने बजने चाहिए थे, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं है। ऊपर से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कहा कि इंतखाबात के हवाले से जो नताइज सामने आए हैं वो गैर तसल्ली बख्श हैं और पूरे इस इंतखाबात को हम नहीं मानते। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून को भी कहेंगे कि वो ऑपोजिशन में बैठे। अब आखिर मामला है क्या, तफसील से प्रोग्राम में आगे चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान साहबा भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे साबिक गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, ये मैं जो असेसमेंट कर रहा हूँ, कोई खुशी कुछ कम लग रही है मुझे मुस्लिम लीग नून के अंदर। मैंने आपकी भी ट्वीट पढ़ी, नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम ना बनने के हवाले से आपने भी अपने तासुरात का इजहार किया। व्हाट्स रॉन्ग सर, व्हाई आर पीपल लाफिंग? ये तो बिल्कुल सही है। अगर आप तीन अदवार देखें जो 90 में और 97 और 2013, हर दफ़ा, और ये बाकी पार्टीज के साथ भी होता है, जब वो जीतती है और हुकूमत साजी की तरफ जा रही होती है तो वो तो बेस्ट मोमेंट होता है, हनीमून पीरियड होता है। अभी आपने हुकूमत संभाली नहीं होती और सिर्फ खुशियाँ मनानी है, जीत की खुशियाँ मनानी है। दैट इज़ नॉट द केस दिस टाइम। और उसकी मेरा ख्याल है क्लियर है, PMLN की लीडरशिप को भी अंदर भी सबको महसूस ये हो रहा है। एक तो द नंबर्स आर फार फार शॉर्ट देन व्हाट वी वांटेड। एक्सपेक्टेशन से नहीं, मैं कह रहा हूँ व्हाट वी वांटेड। खासतौर पर जो मियाँ नवाज शरीफ को शायद इनपुट दिया गया था वो ऐसे ही था कि जी क्लियर कट विनर होंगे और हम अपनी सिंपल मेजॉरिटी लेके पार्लियामेंट में जाएंगे और वो फिर बड़े बड़े काम करेंगे जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है और वो नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। उनका विजन है, वो 3 दफ़ा पहले भी कर चुके हैं। बट रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी PTI है, हम नंबर 2 हैं। एक तो ये एब्जॉर्व करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है आफ्टर वॉट एवर हैपन्ड इन द लास्ट 2 ईयर्स, और ख़ासतौर पर पोस्ट में 9th जब मुश्किलात का शिकार रही PTI। एक नई PTI उभर के आई है। आप ऐसे ऐसे नाम जिनको मैं और आप जानते भी नहीं थे। मरवत इज़ अ नेशनल लीडर ऑफ PTI। गौहर साहब हैं, मैं किसी उनकी पर्सनालिटी पर नहीं किसी की जा रहा, बट वो जो पहले थे अली जैदी या असद उमर या इमरान इस्माइल और परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, ऑल आर गॉन। और ये तो कोई तजिया ही नहीं कर सकता था। तो फिर बल्ला भी ले लिया, मुश्किलात में इजाफा था, दीवार के साथ लगी थी, उन्होंने हमें हरा दिया। तो कहीं ना कहीं तो कमी थी हमारी तरफ से, जिसकी वजह से, और एक 16 महीने की किधर जुबैर साहब, थी। टू कट द स्टोरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किधर गलती हुई है नून लीग से आपकी नजर में? एक तो वो 16 महीने की हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी, और ली थी तो परफॉर्मेंस इतनी ख़राब होनी नहीं चाहिए थी। बड़ा क्लियर है। और वो मंसूर, हम माने या ना माने, अगर हमने पूरे कैंपेन में उस 16 महीने का जिक्र ही नहीं किया ना, तो जब आप जिक्र ही नहीं करेंगे अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस का, तो फिर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो बहुत खराब परफॉर्मेंस थी। अभी 2 दिन पहले जब शहबाज शरीफ साहब ने आप उस हुकूमत में गवर्नर बने, आप क्यों गवर्नर बने? आप छोड़ देते, आप भी तो गवर्नर बने। शहबाज 16 महीने की हुकूमत उसी को कहते हैं ना। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब ने अभी भी, अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले भी सुनी हो, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। जब आप ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, विच मीन्स कि आप अनपॉपुलर हुए और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अगर आप और पहले भी कहते रहे हैं थ्रू आउट द 16 मंथ पीरियड, तो अगर आप अनपॉपुलर हो चुके थे तो फिर आप ये क्यों इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स अवाम की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी अवाम हमें रिस्पॉन्स देंगे और हमें उसी सफ़र को जारी रखने का कहेंगे जो अगस्त 2023 में छोड़ा था। दैट वॉज नेवर गोइंग टू हैपन। और मियाँ नवाज शरीफ को क्या इनपुट दिया गया था? यही बताया गया था कि जी हमारे बड़ा जबरदस्त रिस्पांस होगा, वो आ गए हैं और उनकी वजह से फायदा हुआ। ऐसा इनपुट देता तो मेरा ख्याल है जो अभी ये इनपुट किसकी तरफ से दिया गया? जो करीब लोग होते हैं, जो एडवाइजर्स होते हैं, वो ऐसे ही बताते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त है और आप आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जो जितनी ख़राब हालत थी 16 महीने की परफॉर्मेंस के बाद, उससे काफ़ी मियाँ नवाज शरीफ ने जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे, बट टर्न अराउंड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एफर्ट तो की, लेकिन जब रिजल्ट आए तो जाहिर सी बात है मायूसी तो थी, और मायूसी है। हुकूमत बनाने भी जा रहे हैं और फिर डिफेंसिव भी हैं।
जुबैर साहब, लेकिन इसमें मैं तो ये तो बिल्कुल आपने नवाज शरीफ साहब को ना वही वाला जिस तरह इमरान खान साहब के हवाले से मैं हमेशा बात कहता हूं कि उस्मान बुज़दार पे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उस्मान बुज़दार को किसने लगाया था? इमरान खान साहब ने लगाया था। मुस्लिम लीग नून ने अगर इलेक्शन में नहीं गई, 16 माह की हुकूमत संभाली और जो कुछ भी किया, अल्टीमेटली उसको जो ग्रीन सिग्नल दिया वो तो नवाज शरीफ साहब ने दिया। तो इस परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्यों ना आए, सिर्फ शहबाज शरीफ या उनकी गवर्नमेंट के ऊपर क्यों आए? नवाज शरीफ ने ये कहा था, बड़ा क्लियरली कहा था कि आप हुकूमत ना बनाएं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ही वांटेड कि डिसॉल्व करें और इलेक्शन में जाएं। बड़ा क्लियर कट था। उनके साथ और भी लोग मुत्तफिक थे, कुछ लोग, कम लोग मुत्तफिक थे। शायद काका अब्बासी का भी यही व्यू पॉइंट था, कुछ और लोग, मेरा व्यू पॉइंट यही था कि जी ये हम नहीं संभाल सकेंगे, ये बहुत मुश्किलात होंगी। आप आखिरी 16 महीने क्यों आना चाहते हैं? आप क्यों ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं IMF प्रोग्राम के तहत जो कि अवाम में आपकी पॉपुलैरिटी को कम करेंगे और बहुत हद तक कम करेंगे? फिर आपकी जो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि इतनी बड़ी कोalition थी, 10-12 जमातों की कभी हुकूमत बनती है, 10-12 जमातें होंगी, बिल्कुल डाइवर्स व्यू पॉइंट है, बैकग्राउंड डिफरेंट है, कोई राइट विंग पार्टी है, कोई लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी है, कोई राइट ऑफ सेंटर पार्टी है, कोई हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप को इस तरह से रखना चाहता है, कोई अफगानिस्तान के हवाले से अपना ओपिनियन है। प्राइवेटाइजेशन, PPP इज एंटी प्राइवेटाइजेशन, PMLN इज प्रो प्राइवेटाइजेशन। लेकिन प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर वो थे। जुबैर साहब, शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर कहते हैं, जस्ट टू पुट द रिकॉर्ड क्लियर, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी जो है रेजिग्नेशन वाली स्पीच भी लिख ली हुई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन जब इमरान खान ने अल्टीमेटम दे दिया कि जनाब, और जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को हमने कहा कि नहीं, आप करें कंटिन्यू, यहीं से कंटिन्यू करें, अब पीछे नहीं हटना। तो फिर जिम्मेदारी तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर ही आई। दैट वाज मंसूर, वो था मई की शायद 22 तारीख को, ये 25 मई इमरान खान साहब ने कहा था कि मई की 25 तारीख को लॉन्ग मार्च करेंगे। हाँ। और 23 तारीख को डिसॉल्व होने जा रही थी, तकरीर भी तैयार हो गई थी। लेकिन जाहिर सी बात है वो बिल्कुल उस दिन बिल्कुल सही फैसला किया कि अब हम नहीं करेंगे। लेकिन जब लॉन्ग मार्च फेल हो गया था, उसके बाद फौरन बजट देना था, उसके बाद डिसॉल्व कर देते। उसके बाद भी एक बड़ा अच्छा मौका आया था जब IMF को वापस लेके आ गए थे, जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो अगस्त की 29 तारीख को IMF बोर्ड ने अप्रूव कर दिया। 5 सितंबर को वो ट्रांश आ गई जो रुकी हुई थी। तो IMF वाज आल्सो बैक। वो बड़ा ग्रेट मोमेंट था कि जी हमने रियासत को बचा लिया। और वो जो भी आप पॉलिटिकल वो मैसेजिंग करते हैं, हाँ, उस वक्त करके आप बाहर निकल। उसके बाद रहने का कोई सेंस नहीं था, कोई मतलब कोई रीजन था ही नहीं कि आप चिपके रहें उस वक्त हुकूमत के साथ और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को एंजॉय करें। अब वो जो एंजॉय किए थे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, उसका जाहिर है खुमियाजा तो देना था। नहीं तो जुबैर साहब, एंड में तो फिर सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो शहबाज शरीफ साहब हुए। शहबाज शरीफ साहब उस वक्त भी हुकूमत कर गए, शहबाज शरीफ साहब अब भी वजीर आजम बन गए, तो फिर नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, तो फिर डोंट यू थिंक इसकी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आती है? शहबाज शरीफ साहब के पास तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर थे वो और उनका फैसला था। और एक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू पर एक उनके जो वो ये जो एस्पेक्ट वो कहते हैं, बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं, पहले भी कहते थे, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त भी कहते थे कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो इकोनॉमी के हैं, फॉरेन पॉलिसी के, गवर्नेंस के, उसको सब मिल के चलाएं हुकूमत। ये कहीं दुनिया में नहीं होता। सब मिल के कैसे चला सकते हैं आप? और फिर जब 16 महीने गुजर गए तो किसी वजीर से जब हम पूछते हैं, कोई इंटरव्यू आप जैसा कोई लेता है कि जी आपकी परफॉर्मेंस क्यों खराब रही थी, तो वो कहते हैं कि फैसला ही नहीं हो सकता था, 12 कोई पार्टनर से हर एक को कन्विंस करना पड़ता था। अब और ये फैक्ट भी है। तो शहबाज शरीफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, शायद हो सकता है ही हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू नाउ गोइंग फॉरवर्ड, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है मियाँ नवाज शरीफ से। आपको अगर आपने देखा हो, जरूर देखा होगा, जब वोट डाल के मियाँ साहब आ रहे थे 8 फरवरी को बाहर आए थे, तो किसी ने जिक्र किया कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो उन्होंने कहा उसकी बात ना करें, सिंपल मेजॉरिटी की बात करें, क्योंकि मुश्किल फैसले जो होते हैं वो अगर आपके पास एक अपनी कंफर्टेबल नंबर्स होते हैं तो फिर आप मुश्किल नहीं। तो फिर मुझे बताइए ना जुबैर साहब, वो जो अलेज्ड विक्ट्री स्पीच थी, वो बड़े मियाँ साहब ने किस चक्कर में की? उसकी जरूरत क्या थी? आप अभी खुद एडमिट कर रहे हैं कि जनाब हम हमारी पार्टी नंबर 2 पे आई है। इट लुक रियली ऑड कि आपके पास नंबर भी पूरे नहीं और आप बैठ के विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं।
यार मंसूर, मैंने कोई गलत बात की है कि नंबर 2 पर आई है? नहीं, आई एग्री विद यू, ऐसे ही है। मैं तो हैरान नहीं, मैं तो मियां साहब के ऊपर हैरान हूं ना। आप बड़े मियां साहब की गलती पे तो पिन पॉइंट करें, छोटे मियां साहब को तो आप कह रहे हैं, बड़े मियां साहब की भी तो देखें ना। रियली मतलब इट लुक्स रियली ऑड यार, आप नंबर 2 में आए और आप भंगड़े डाल रहे हैं कि जी गोल्ड मेडल मिल गया हमें। अच्छा, मैं इसी तरह से है कि अगर आप पीटीआई को लेट्स सपोज कि आप नहीं रिकग्नाइज करते सेंटर में कि जी वो लीडिंग पार्टी है क्योंकि इंडिपेंडेंट थी, तो उस हवाले से जेयूआईएफ केपी में ये कहे कि दे आर द लीडिंग पार्टी, कह सकती है वो। 7 सीटें उनकी हैं और पता नहीं कितनी 100 से ज्यादा शायद जितनी भी हैं पीटीआई की हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ पता नहीं क्या एक चीज को, रियलिटी को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और वो उस वक्त भी प्री मैच्योर थी क्योंकि जब वो आए थे तकरीर करने के लिए, विक्ट्री स्पीच थी या जो भी था, उस वक्त जो रिपोर्ट हो रहा था, जो आप सबकी स्क्रीन पर कुछ 60 या 65 सीटें पीएमएलएन की 60 थी जी, आउट ऑफ 265 या 266। अभी आप खुद बताएं कि 265 सीट्स, अभी जाहिर है इसका मतलब सब, एक तो रिपोर्टिंग नहीं हुई तो आगे की आप प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर उससे भी, अगर आप उसके बाद भी ले लें 75 पर भी विक्ट्री स्पीच करना एक मेरा ख्याल है अजीब सी बात है। तो वो प्री मैच्योर थी, किसने उनको एडवाइस किया था, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। जुबैर साहब, अब आई थिंक मियां साहब, द गोल्डन क्वेश्चन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी कहती है इन नंबर्स के बावजूद, इवन दो आप खुद भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि वो लीडिंग पार्टी है इस वक्त कौमी असेंबली के अंदर, इसके बावजूद वो कहते हैं कि जी वी आर स्टिल 30 to 35 सीट शॉर्ट, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे नंबर्स जो हैं वो कम शो किए जा रहे हैं। यू ऑल्सो एक्सेप्टेड कि बाकी इसी तरह ही हुआ है, धांधली हुई है और इनके नंबर्स जो हैं वो डिलिबरेटली कम शो हो रहे हैं? देखिए, मैं तो एक चीज कहता हूं कि जिस तरह से सारा कंडक्ट हुआ ना मंसूर, जो कोई भी देख रहा था रिजल्ट्स और जिस तरह से पाकिस्तान का तरीक़ेकार है, अनलाइक इंडिया कि जी 6 बजे से अलाउ किया हुआ इलेक्शन कमीशन ने कि आप रिपोर्टिंग करें और रिजल्ट्स बताने शुरू करें। अब कुछ जगह पर तो नॉर्मल आ रहा है कि जी 2 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ गए, फिर 10, फिर 15, फिर 20। कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिस पर 6:30 बजे तो बताया कि चार पोलिंग स्टेशन के आगे, और सुबह तक कुछ चेंज नहीं हुआ। अब इलेक्शन कमीशन हैज टू आंसर दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा पोलिंग स्टेशन हल्के ऐसे थे, दे हैव टू एक्सप्लेन कि व्हाट वाज हैपनिंग, काउंटिंग नहीं हो रही थी, क्या नहीं हो रहा था, और फिर फाइनल रिजल्ट आ गया। और फिर जिस तरह एक उस्मान डार की मदर का जिस तरह से था, अब समवन हैज टू एक्सप्लेन दिस फैक्ट। फिर एक फॉर्म 45 पर टोटल कुछ और आ रहा है, फॉर्म 47 पर कुछ और आ रहा है। दी तो है जुबैर साहब, मसला ये है कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है ना, दे सेड कि जी मीडिया ने जो है वो 5-10% के ऊपर ही जो है रिजल्ट देने शुरू कर दिए, अभी तो रिजल्ट पूरी तरह आए नहीं थे। दे पुट द होल ब्लेम ऑन द मीडिया, दैट्स देयर एक्सप्लेनेशन। नहीं, लेकिन मीडिया से भी अगर देखे ना, किसी से भी पूछे, अगर 5:30 बजे काउंटिंग शुरू हो गई है तो रात के 11 बजे तक क्यों 5% रिजल्ट्स आए हैं? दिस इज द क्वेश्चन। ये तो ऐसे शो कर रहे हैं जैसे 300 पोलिंग स्टेशंस हैं तो एक ही टीम है जिसने काउंटिंग करनी है नंबर 1 पोलिंग स्टेशन पर, फिर उन्होंने कार में जाना है नंबर 2 पोलिंग स्टेशन पर, साइमल्टेनियसली हो रही होती है ना। तो 11 बजे तक तो तकरीबन 50%, 40% आना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन हैज टू आंसर दिस क्वेश्चन कि व्हाई इट डिड नॉट कम। उसका जवाब ये है कि जी मोबाइल नेटवर्क्स जो है वो बंद थे तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी। उसका जवाब वो लोग ये देते हैं। नहीं, तो लाहौर के एक हल्के से हो रही थी, अलीम डार के हल्के से, और मरियम नवाज के हल्के से नहीं हो रही थी, मतलब समझ से बाहर है। पिंडी के कुछ हल्कों से हो रही थी और कुछ हल्कों से नहीं हो रही थी। अब क्वेश्चन ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें पीएमएलएन के कुछ लोगों के साथ ज्यादती हुई है या पीटीआई के कुछ लोगों के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन मुझे और आपको और पूरी कौम को ये पता करना जरूरी है इंसाफ की खातिर, पाकिस्तान के निज़ाम की क्रेडिबिलिटी की खातिर, कि असल विनर कौन है। और अगर असल विनर का नहीं पता होगा एक ऐसी पार्लियामेंट में जिसमें एक किसी के पास भी इतनी नंबर्स नहीं है, तो फिर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है कि जी ये फिर कैसे एक पार्लियामेंट पता चले, बाद में जाके पता चले कि 30-35 आप खुद जिस तरह से कह रहे हैं या पीटीआई क्लेम कर रहा है या कुछ पीएमएलएन वाले क्लेम कर रहे हैं, तो फिर उसमें फिर क्या लगेगा? पूरी दुनिया हमारे साथ डील कैसे करेगी? उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। और पहले इलेक्शन से पहले इतनी ज्यादा चीजें खराब नजर आ रही थी कि वैसे ही एक क्वेश्चन मार्क था। ऊपर से 8 फरवरी को जो हुआ और 9 फरवरी को जो हुआ, इट्स यू आई मीन at least I am not satisfied about it. जुबैर साहब, अब लुकिंग फॉरवर्ड, मरियम नवाज को नॉमिनेट किया गया है सीएम पंजाब। अब आप खुद मरियम नवाज के साथ जो है वो काफ़ी देर अटैच भी रहे हैं,
तर्जुमानी भी करते रहे आप उनकी। फर्स्ट टाइमर हैं, फर्स्ट टाइम असेंबली में जा रही हैं, फर्स्ट टाइम ही ऑब्वियसली इस सीट के ऊपर बैठने लगी हैं। खानदान में पहले ही 3 सीएम पंजाब रह चुके हैं, चौथी सीएम पंजाब बनने जा रही हैं ये। तो किस तरह देख रहे हैं, क्या आपके ख्याल में वो प्रेशर्स, वो विजन है, वो प्रेशर्स बर्दाश्त कर पाएंगी, परफॉर्म कर पाएंगी? आपने कहा 3 रह चुके हैं पहले, तो इट्स लाइक अ होम टर्फ ना, होम सीरीज जैसे होती है, तो वो एडवांटेज तो है कि क्या करना होता है पंजाब के चीफ मिनिस्टर को। उस हवाले से तो कोई एक्सपीरियंस की कमी नहीं है खानदान में। फर्स्ट टाइम है, शी इज़ अ क्रिस्मेटिक लीडर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पॉलिटिक्स में। शी इज़ आफ्टर नवाज शरीफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर एज फार एज PMLN इज़ कंसर्न। वाइड स्प्रेड उनकी जाहिर है, लोग जज्बाती हैं उनकी लीडरशिप के हवाले से, उनकी कुर्बानी है। उन्होंने उस वक्त लीड किया जब बड़ा मुश्किल था, बट दैट वाज ऑपोजिशन पॉलिटिक्स। दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम। सो यहाँ उनके ऊपर जो चैलेंज आएगा, और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और ये कोई आसान नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा नाम पैदा किया, वहाँ 2 या 3 दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर रहे और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही। मियाँ नवाज शरीफ भी चीफ मिनिस्टर रहे और उनकी भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। हमजा तो ऑब्वियसली was there for only 2 months, so कह नहीं सकते कुछ। सो मरियम नवाज का बहुत बड़ा टेस्ट है, बिकॉज अगर वो कहते हैं ना ओपनिंग में अगर अच्छा परफॉर्म कर गई, एंड आई विश हर द बेस्ट ऑफ लक, तो फिर उनके लिए फ्यूचर जो उनके सियासी कैरियर है, मे बी एट द सेंटर एज द प्राइम मिनिस्टर और वट एवर, तो फिर उनको फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ अगर परफॉर्मेंस वो ना दिखा सकें, और उसकी सिर्फ वजह उनकी अपनी नहीं हो सकती, उसकी वजह एक बहुत बड़ी दूसरी है जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस है। अगर उनके पास उस किस्म की सपोर्ट नहीं है ग्राउंड पर, जो कि बहुत नज़र भी आ रहा है कि जी PMLN की पंजाब जुबैर साहब, वी जस्ट एट एंड ऑफ दिस सेगमेंट, मेरी प्रोडक्शन टीम मुझसे पूछ रही है कि हमने आपका जो नेम टैग है उसमें मुस्लिम लीग नून लिखना है या नहीं लिखना अभी? नहीं, बिल्कुल लिखना है। अच्छा, सीनियर रहनुमा निकाल रहे हैं आप मुझे। थैंक यू सो मच जुबैर साहब, प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उन्होंने खुद कहा है कि मुझे मुस्लिम लीग नून ही लिखा जाए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अली मोहम्मद खान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शेरी रहमान साहब अभी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। एक छोटे ब्रेक के बाद प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। शेर अफजल मरवत साहब ने आज ये क्लेम किया कि आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से कुछ लोगों के जरिए कल रात को उनसे रब्ता किया गया और ये कहा गया कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इत्तेहाद और इश्तराक करने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आगे का सफर किस तरह गुजरने जा रहा है, इस पर मजीद बात करते हैं। उनके सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, क्या मैं मुस्तकबिल के अपोजिशन लीडर से मुखातिब हूँ इस वक्त? आप अपने भाई से मुखातिब हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अच्छा, ये बताइए अली साहब, ये शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से बात की गई कि जनाब जरदारी साहब की जानिब से कोई पैगाम पहुंचाया गया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको फ्लैटली डिनाई कर रही है। आप एक मजहब सियासतदान है, जरा कुछ क्लैरिटी दे दीजिए, ये मामला है क्या? कोर कमेटी की आज मीटिंग हुई है, तो उसमें तो ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कि मोहतरम मरवत साहब के साथ उनका कोई रब्ता हुआ हो, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो नॉमिनेशन सामने आई है बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, इसके सिग्नल्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से इसको असेस किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जैसे शख्स को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नॉमिनेट करने का मतलब है कि मज़ाहमत की सियासत करने का इरादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, डेवलपमेंट से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। आप भी यही समझते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। हालांकि बज़ाहिर उनका जो पब्लिक पोस्चरिंग है वो बड़ी एग्रेसिव है, लेकिन मैंने उनको काबीना में और अभी पिछले 5-6 महीनों में मैंने उनको बड़ा मैच्योर और बड़ा ज़ीरक पॉलिटिकल वर्कर जाना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मेरे पास कोजेंट रीज़न है। देखिए, एक तो इन हालात में हमें एक मजबूत फिगर चाहिए जो सूबे को अच्छा चला सके और पार्टी को अपने साथ चला सके, एक मजबूत फिगर हो, टावरिंग फिगर हो। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये देखा कि इतने मुश्किल हालात में जब पख्तूनख्वा बिल्कुल एक टर्मोइल की सिचुएशन थी और जज्बात बहुत हाई थे,
और बड़े ऐसे मौके आए जिसमें खुदा न खास्ता कोई बड़े लेवल पे कोई मैस अपराइजिंग या कोई बड़ा एहतजाज कह लें या कोई ऐसी चीज़ जिससे मामला ख़राब हो सकते थे। मैंने देखा कि गंडापुर साहब ने पार्टी को भी इंटैक्ट रखा, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई मामला होने नहीं दिया। उन्होंने मामला को कंट्रोल में रखा कि पार्टी एक्टिव भी रहे, लेकिन एक खास लेवल से एस्केलेशन बढ़े ना। मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी खास लेवल से इस लेवल पे ना जाए जिसमें खुदा ना खास्ता कोई फॉल्स फ्लैग टाइप की कोई चीज़ खुदा ना खास्ता हो जिसका नुकसान फिर हमारी जमात को भी हो या फिर हमारे मुल्क को हो। तो मैंने तो उनको इस मामले में बड़ा एहतियात वाला देखा है। बाकी ज़ाहिर है पसंद नापसंद हर किसी की होती है। अब खान साहब लीडर हैं जमात के और उन्होंने चॉइस की है, तो उन्होंने इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों को देखा होगा। लेकिन ये जो कन्फ्रंटेशन की बात कोई कर रहा है, नहीं, तहरीक इंसाफ कन्फ्रंटेशन में नहीं जाएगी। तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूती की तरफ और डेवलपमेंट की तरफ जाएगी और पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर ले जाने की तरफ जाएगी। और माइंड इट कि एक उनके क्रेडिट पे कश्मीर में हुकूमत बनाना और गिलगित में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाना, जब वो मिनिस्टर गिलगित अफेयर्स थे, कश्मीर अफेयर्स थे, और साथ साथ 13 से 18 में एक कामयाब हुकूमत में अपना वक्त भी गुजार चुके हैं, तो पश्तूनख्वा में उनको एक्सपीरियंस भी है। मेरे ख्याल में अच्छा वो डिलीवर करेंगे। और ना हमारा कोई इरादा है किसी तरह की कोई कन्फ्रंटेशन, लड़ाई की सियासत करने का। एहतजाज वगैरह हमारा हक है, वो हर जमात का है, लेकिन कन्फ्रंटेशन का ना कोई इरादा है और ना इस वक्त मुल्क अफोर्ड कर सकता है। अब जरा कुछ विफाक के बारे में बात करते हैं। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से तो इसको डिनाई किया कि ऐसी कोई बात हुई है, कि शायद हुआ भी होगा तो शेर अब्दुल मरवत साहब से गुफ्तगू हुई होगी, लेकिन क्या ऐसा हो नहीं जाना चाहिए था? आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गलती नहीं होगी? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले थे तो आप लोग जाके बात कर लेते, मौका मिल जाता, हुकूमत में आ जाते, और हुकूमत में आने के साथ जिस तरह हमने 16 माह की हुकूमत में देखा था कि शहबाज शरीफ साहब, शरीफ खानदान के केसेस वगैरह सारे जो है वो ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ पे इमरान खान साहब के लिए भी मुश्किलात काफ़ी आसान हो सकती थी। ये ऐसे ही है जैसे आप अपने बचपन के हीरो कामरान खान साहब, जो मेरे तो बड़े भाई जैसे हैं, तो कामरान खान साहब के साथ जॉइंट प्रोग्राम शुरू कर दें। तो शायद उसके लिए आप राजी ना हो। तो करप्शन के खिलाफ जंग जरदारी साहब के संग स्लोगन कोई ज्यादा मजेदार नहीं है, तो इसलिए खान साहब मेरे ख्याल में इसके हक में नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मतलब आप लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारे पास इतनी सीटें आ चुकी हैं कि हम अपनी हुकूमत बना लेंगे और कानूनी रास्ते के जरिए। एक बात वैसे मंसूर भाई मैं कहूं आपकी, सॉरी अगर आप इजाजत दें, एक बात अगर आप इजाजत दे दें। बोलिए बोलिए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुकूमत में पीपल पार्टी के साथ बैठना एक और चीज है, या नून लीग के साथ तो चलो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल पे, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, आपको याद होगा, जब अटैक हुआ पाकिस्तान पे हमारी अपनी हुकूमत के दौरान, हम बैठे, हालांकि उसमें कुछ रिजर्वेशन आई कि खान साहब खुद नहीं बैठे, लेकिन बाकी हम सब बैठे थे। शाह साहब थे, स्पीकर साहब थे, मैं था, हम सब थे। और उसके अलावा जॉइंट सेशन में खान साहब खुद तशरीफ लाए, उसमें मियाँ साहब, शहबाज साहब भी होते थे। उससे पहले मियाँ साहब जब वजीर आजम थे, उस दौर में जब मियाँ साहब पीएम थे, खान साहब उस वक्त मेन अपोजिशन लीडर थे। वैसे तो खुर्शीद शाह साहब थे अपोजिशन लीडर, लेकिन खान साहब जाहिर बड़े लीडर हैं और तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री लीडर, तो उसमें भी खान साहब जॉइंट सेशन में आते रहे, कश्मीर पे भी आते रहे। तो पाकिस्तान के लिए बैठ के बात करने से इनकार कोई नहीं कर रहा, लेकिन हुकूमती अलायंस में पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ जाना तहरीक इंसाफ के अपने जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसके वो थीसिस के ही खिलाफ है ना। नहीं, लेकिन अली साहब इसमें तो फिर आपका वोटर भी ये सवाल करेगा ना कि जनाब अब ये तो कोई बात नहीं हुई, आप कितने को इलेक्शन लड़ेंगे, जब तक आपको वो मैजिकल नंबर नहीं मिलेगा तो फिर आप तो इस तरह अगर किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे तो फिर आप तो ऑपोजिशन में बैठे रहेंगे, तो फायदा क्या? असल तो पावर आपकी जो है जिसके लिए लोगों ने आपको वोट दिया है कि आप कुछ जाके कर सके। इस पे दो बातें, अब अगर इस इलेक्शन में ना हुआ, अगले इलेक्शन में ना हुआ, तो ये सिलसिला इसी तरह ही चलता रहेगा। दो बातें, गॉट योर क्वेश्चन। इस पे दो बातें हैं। पहली बात यह है कि हमारी पोजीशन इस वक्त ऐसी है कि अगर हमारे साथ इंसाफ हो, अगर निज़ाम सिस्टम जो है, इलेक्शन कमीशन, सारा अदालतें, सिस्टम, अगर निज़ाम हमारे साथ इंसाफ करे, फेवर नहीं इंसाफ, 92-93 पे हम हैं, अगर हमें अच्छा एक पॉलिटिकल कवर मिलता है किसी जमात का तो रिजर्व सीट्स भी आ जाएंगी, और 40 to 45 हमारे फॉर्म 45 जो है वो पोटेंशियली हम जीत चुके हैं, लेकिन वो फॉर्म 47 में वो गलत शो हुए। जाहिर है वो चाह रहे थे कोई कि हम ना जीतें, तो जो 136 का एक मैजिकल नंबर है जिसके साथ फिर रिजर्व सीट्स वो टच कर जाती हैं, तो उसमें फिर आप कुछ छोटी जमातों के साथ बैठ के बात भी कर सकते हैं। तो हम तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी हैं,
अगर हमारे साथ इंसाफ हो। एक बात। दूसरी बात यह है, सियासत में जितना हुकूमत में बैठना अहम है, शायद उससे ज्यादा अहम अपोजिशन का रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिशन एक तरह से जिस तरह इंसान का एक जमीर होता है, तो हुकूमत का आईना या हुकूमत का जमीर वो अपोजिशन होती है, तो वो भी बहुत अहम रोल है। और दूसरा जो नुक्ता है वो ये है कि जो अंग्रेजी में कहते हैं, तो उस मकूले पे हम शायद अमल खान साहब नहीं करना चाहते, और मैं ख्याल में राइटली नहीं करना चाहते। वो ये है कि इफ यू कांट बीट देम, जॉइन देम। So we will never join them because we have नहीं, already लेकिन अली beaten them. साहब लेट मी क्वेश्चन ओवर हियर, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि मसला निज़ाम के साथ निज़ाम का इतना नहीं है, ये मैजिकल नंबर्स, ये सारे मसाइल, ये निज़ाम के बजाय निज़ामुद्दीन का है। निज़ामुद्दीन के साथ मसाइल हल कर लीजिए, निज़ाम खुद ब खुद आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। तो निज़ामुद्दीन के साथ मामला को ठीक करने की कोशिश करें ताकि निज़ाम आपको सपोर्ट करना शुरू करे। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हम सब इस एक ही मुल्क के लोग हैं। हर एक आदमी का अपना अपना एक रोल है, और ये गुलदस्ता बन के फिर पाकिस्तान बनता है जिससे हम पावरफुल बनते हैं। आपको एक मजबूत जमहूरी सिस्टम चाहिए, आपको एक तवाना तरीन दिफाई निज़ाम, दिफाई इदारे चाहिए, आपको एक जिंदा जर्नलिस्ट, यानी कि जो पांचवा पिलर है जर्नलिज्म का, मीडिया का, वो चाहिए, आपको एक इंतहाई तगड़ी जुडिशरी चाहिए, आपको एक इफेक्टिव और जमीर पे खड़े होने वाले खुददार ब्यूरोक्रेसी चाहिए। कुदरतुल्लाह शहाब साहब एक एग्जाम्पल है, उस तरह के लोग। तो ये सारे मिलके, और फिर उसमें जाहिर है इंटेलिजेंसिया भी आती है, उसमें आपका इंटेलेक्चुअल तबका, हमारे टीचर्स, हमारे ओपिनियन मेकर्स, और उसमें हमारे अवाम भी, और सिटीजन्स और स्टूडेंट्स सब आते हैं। हम सब मिलके रियासत बनते हैं, आप, मैं, हम सब रियासत हैं। तो बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के मफाद में बात होनी चाहिए, हर किसी से होनी चाहिए, लेकिन अपने जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें आप एक हद तक आगे आप जा सकते हैं ना। आप अपना बेसिक प्रीमाइस जो होता है, बेस लाइन तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप पाकिस्तान की खातिर सबको, ये तो मैं 5 महीने से, बल्कि 5.5 महीने से मैं कह रहा हूं, जब से मैं जेल से निकला हूं, मैं ये बात कर रहा हूं मंसूर भाई, आपके भी प्रोग्राम में कई बार कर चुका हूं। आपके साथ जेल से निकलने के बाद मैंने कम से कम 3-4 शायद प्रोग्राम किए हैं। मैंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ये बात की, काशिफ के प्रोग्राम में, सबके प्रोग्राम मैं ये बात की है कि पाकिस्तान की खातिर सबको एक कदम पीछे हटना होगा, तो मुल्क 10 कदम आगे जाएगा। अब हमने अली साहब एक और चीज, लेकिन सबको, हमने लास्ट टाइम जो चीज देखी थी, जब तहरीक एतमाद आई थी और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी, आपकी पूरी जमात जो है वो कौमी असेंबली से इस्तीफे देके चली गई थी, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। लेकिन आप आखिर तक फिर भी बैठे रहे थे, और उसके बाद एक स्पीच डिलीवर करके आप नेशनल असेंबली को आप भी छोड़ के चले गए थे। अब अगर आपके पास ये ऑपोजिशन लीडर का स्लॉट आता है, ऑब्वियसली आपकी पार्टी का फैसला है किसको ये स्लॉट देना है, तो आपकी कार्रवाई कैसी होगी? क्या आपकी तरफ से कोऑर्डिनेशन होगी? क्योंकि कहा जाता है कि एक अच्छी डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर जो है उनका आपस में बड़ा क्लोज कनेक्शन रहता है, तो आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी फिर? देखिए, उस वक्त इस्तीफा देना इन द हाइंडसाइट बड़ा आसान होता है, समझदार बनना, लेकिन वो डिवाइडेड ओपिनियन था। कुछ लोग कह रहे थे कि कोई भी ये नहीं चाह रहा था कि हम पार्लियामेंट से जाएं, बाय द वे ये मैं बता दूं। लेकिन 2 मौक़िफ़ थे। एक मौक़िफ़ ये था कि नहीं, हम यहाँ टिक के रहें, हम अपना मोर्चा खाली ना छोड़ें। जिसकी एग्जांपल मैं था कि उससे एक रात पहले जब हमने फैसला किया कि हमने इस्तीफा देना है, उससे एक रात पहले मेरी स्पीच हो चुकी थी। तो मैंने यही एग्जांपल भी कोट की कि अगर वो एक भी बंदा ना होता तो शायद वो तहरीक ही ना खड़ी होती। उस वक्त वो अगले दिन फिर दुनिया निकल आई। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नहीं, वी शुड स्टे हियर। दूसरा ये था कि नहीं, अगर हम यहाँ रोकेंगे तो ये जो इनलेजिटिमेट सिस्टम आ गया है, एक अदम एतमाद जिसको हम साइफर, तो अब हकीकत है, उस वक्त तो डिनाई हो रहा था, तो इसको लेजिटिमेसी मिल जाएगी। मेरा ओपिनियन बहुत से लोगों का ये था कि नहीं, इस्तीफा नहीं देना चाहिए, कुछ का था कि नहीं देना चाहिए, वो वाला प्रिवेल कर गया। अब आगे की बात करते हैं, वो माजी है। अब आगे की बात यह है कि सिस्टम के अंदर रह के हमने एक मजबूत फाइट करनी है पार्लियामेंट के अंदर, और हमेशा अपोजिशन जो होती है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, और अपोजिशन लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों ने दिलों में जिस आदमी को एज अ प्राइम मिनिस्टर माना है, जिसका एक राइटफुल हक बनता है, इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद, जो पॉलिटिकल केसेस उन पे बनाए गए हैं, ही इज अ प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस, वो है इमरान खान साहब। उनका एक राइटफुल राइट है, और उनके हाथ की चिट, उनके जो नाम की चिट है, सॉरी एज ए पीएम, उनके नाम की चिट जो उस रात फिर मैं स्पीच के बाद अपने साथ ले गया था, आज भी इस कमरे में मेरे साथ वहां पे मौजूद है। वो एक अमानत है इमरान खान साहब की। जब भी खान साहब दोबारा पीएम बनेंगे,
पहली चिट मेरे अपने हाथ से वो इंशाल्लाह लगाएंगे जब कभी बहुत अल्लाह बहुत को शुक्रिया, मंजूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपने सुना। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात करेंगे। उनकी सीनियर रहनुमा शहरीर अमान साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसने मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का तो फैसला किया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद काबीना का हिस्सा नहीं होगी। और उसके साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने इस मरतबा धांधली के इल्जाम लगाए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी धांधली हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम मामला के ऊपर क्या राय रखती है, क्योंकि शेर अफजल मरवत का यह कहना है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरीर अमान साहबा हमारे साथ मौजूद है। शहरीर साहबा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आप लोगों ने खुद ऑफर दी शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब मुस्लिम लीग नून अपना वजीर आजम का उम्मीदवार सामने ले आए, लेकिन आप लोग काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। अब इंप्रेशन इससे यह आता है कि जैसे आपको खुद भी यकीन नहीं है कि जो आने वाली हुकूमत होगी अपना वक्त पूरा कर सकेगी। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी है कि हुकूमत को सपोर्ट भी करना है लेकिन हुकूमत में आना नहीं है? जी जी, शुक्रिया मंसूर। ये कल एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने मौक़िफ़ का हर पहलू पे अपना सारा पार्टी का मौक़िफ़ एक्सप्लेन किया है, ये पोजीशन एक्सप्लेन की है। और इसके देखिए दो बातें, एक तो 2 दिन हमारी सीसी ने इस बात पर बड़ी खुलकर बहस की, बातें की, और उसके बाद जो फैसला हुआ वो बड़ा जमहूरी और मुश्तरका था। इसमें हमने क़यादत से कंसल्ट किया, कुछ दोस्तों का व्यू था बहुत कि बिल्कुल हम अपोजिशन में बैठे हैं, कुछ का था कि उस तरफ जाएं और कुछ का था कि हम कोई दरमियाना फैसला। बात यह है कि देखिए पीपल्स पार्टी एक हमेशा और ख़ास तौर से हमारी क़यादत ने मुश्किल हालात में हमेशा मुल्क का पहले सोचा है। आप जो भी सोचें, लेकिन मैं आपको सदाकत से कह सकती हूँ कि जब मोहतरमा शहीद की शहादत हुई थी तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, वो भी इसी वक्त हमारे जहनों में था। क्योंकि देखिए इस वक्त बड़ा पाकिस्तान कोई ऑर्डिनरी वक्त से नहीं गुजर रहा। ऐसा ट्रांजिशन है जी जो हमें इतने ज़्यादा नाजुक नहज पर ले आया है। फिर आपकी इकोनॉमी अब तब पर आ गई है, फिर आपकी सिचुएशन IMF के साथ और अप्रैल में फिर एक मुश्किल सिचुएशन है जी। और असल इशू जी है सियासी तकसीम की, जो सियासत और माहौल बन गया है, ये मुल्कों और कौमों के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। और इसके लिए इस वजह से हमने सोचा कि देखिए मैं आपसे साफ बात करूंगी, वो ये कि पीपल्स पार्टी को ये पता था, हम डाइजेस्ट किया हमने 2-3 दिन कि हमारा रोल क्या है लिटरली, कि जिस पार्टी के साथ हम जाएंगे, जिस कुव्वत के साथ जाएंगे, वही हुकूमत बना सकेगी। ज़ाहिर है हमारा एक बहुत कलीदी रोल है जी। अब या हम डिस्टेबलाइज करें मुल्क को या बाहर बैठ के ताली बजाएं। दूसरी बात, हमारे बहुत सारे मेंबरान ख़ासतौर से पंजाब, KP, जहाँ हमारी हुकूमतें सूबाई मुस्तहकम अभी तो नहीं है ना, हमारी सिंध में होगी इंशाल्लाह, और बलूचिस्तान में भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कोalition फॉर्मेशन हमारी एक स्ट्रेंथ है, जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो साहब की कैंपेनिंग बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो यक ज़बान होके ये तय हुआ कि ठीक है, ये भी नहीं कि हम अपना पूरा हक मार लें, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में या कैबिनेट की पोस्ट ना लें, क्योंकि डे टू डे रनिंग में फिर जो हमारा तजुर्बा रहा है वो फिर मतलब वो संभालें और कंफर्टेबल होके संभालें। हम अपनी बस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेंगे जो 2-3 ही हैं, और उसके बाद हम एक कोशिश करेंगे मस्बत रोल प्ले करने का, यानी कि हम वोटिंग करेंगे। अब बिकॉज उसकी हमारे वोट्स के बगैर ये हुकूमत रह नहीं सकती। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने साफ कहा कि मैं चाह रहा था जिसको भी सपोर्ट करूं, मैं खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता ऑन द बेसिस ऑफ द मैंडेट। तो ये तो उन्होंने वजाहत कर दी। अब आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त आई डोंट नो उनकी क्या पोजीशन है, और अभी कहीं चल रहा था कि हमने पेशकश की। जी हमने कहीं पेशकश नहीं की, हम घर बैठे हैं अपने,
और हमारे पास जो आना चाहता है जरूर आए, इसमें कोई अना का सवाल नहीं, वैसे हमारे लिए दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब का एक बयान सामने आया कि जनाब हमसे आसिफ अली जरदारी साहब ने रब्ता करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हम एक्चुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। तो आप लोगों ने उनको तरजीह क्यों नहीं दी? आखिर इस ऑफर की बैकग्राउंड क्या है शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से? नहीं, अब ये बोंगी मारे तो मैं क्या बोलूं, और फ्रैंकली मुझे जेब नहीं देता है कि मैं इनके लेवल पे बात करूं। अभी मैंने कहीं और भी बात की है। मैं जाती तौर पर नहीं जानती मरवत साहब को, गुड लक टू हिम, लेकिन कुछ अच्छा होगा कि ये हमसे और पीपल्स पार्टी की तर्ज सियासत से कुछ सीखते। अगर जमहूरियत में जड़ें इन्होंने उगानी हैं और जेन्युइन सियासत करनी है और गाली गलोच और अना और तकसीम की सियासत नहीं करनी है, और उन्होंने तारीख से और फ्रैंकली हमसे भी कुछ नहीं सीखा, तो मैं क्या बोलूं। कतन जरदारी साहब ने कोई इस पेशकश नहीं की, वो तो जानते भी नहीं है कौन है ये मौसूफ। तो इस तरह की बातें कर देनी, क्योंकि कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हम किसी के साथ भी जा सकते थे अगर वो एक हमारे मंशूर से को रिस्पेक्ट करेंगे, हमारे मैंडेट को रिस्पेक्ट करेंगे। और फ्रैंकली हमें जिस बुर्दबारी से और जिस तरीके से जरदारी साहब ने चलाई है या बिलावल साहब ने कंडक्ट की है, मैं नहीं समझती और कोई मिसाल है। और फिर जब शहबाज शरीफ साहब की और नून लीग के वक्फ ने हमें कांटेक्ट किया, मिलने आए, तो वो इज्जत उन्होंने दी। तो फिर हमने भी सोचा कि भाई ठीक है, जो आप हमसे मिल रहे हैं, आप हमें अश्योरेंसेस दे रहे हैं कि हम आपकी टीओआरस और आपकी मैंडेट का रिस्पेक्ट करेंगे, तो हम आपके साथ वोट करेंगे। हमें कोई चीज बुरी लगे जो आप एकदम पेश कर दें और हम कहें कि जी ये इस पर तो हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ वोटिंग में, तो फिर हम सोचेंगे, बट अदरवाइज आप हमारे बगैर हुकूमत भी अंडरस्टैंड नहीं बना सकते। हम बैठ के शॉटगन ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे हैं कि ये जी हमें ये चाहिए, हमें वो। इसीलिए हमने कहा कि ना लें फेडरल कैबिनेट, ये ना लगे कि हम बार्गेन कर रहे हैं, ना खुश हैं, ये नहीं हो। अच्छा, ये बताइए, ये जो ताउन हो रहा है मुस्लिम लीग नून के साथ, इस सिलसिले में क्या ये सारी चीज़ें तय हो गई हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो आपको सपोर्ट करेंगे? इसके साथ साथ बलूचिस्तान की हुकूमत, पंजाब के गवर्नर्स और दीगर जो गवर्नर्स हैं, चेयरमैन सेनेट, ये सारे मामला तय हो गए हैं या अभी ये मामला तय होना बाकी हैं? जी, हमारी एक मल्टी सूबा बनी है कमेटी, हर सूबे से उसमें कोई ना कोई है, और हमने कोशिश की है कि उन लोगों को उस कमेटी में रखें जो नॉर्मली इस्लामाबाद में होते भी नहीं हैं, तो वो आए और वो बातचीत करें। तो यस, हमारी चारों सूबों में हम वाहिद पार्टी हैं जहां सब हर जगह रिप्रेजेंटेशन है, कहीं कम है, कहीं बहुत ज्यादा है, और जनरली हमारे रिजल्ट्स पिछली दफा से बेहतर आए हैं। तो हम तो काफी हमें हौसला हुआ है इससे, और हम अपनी तर्ज की सियासत, जो हमने वादे पूरे किए थे, हमें पहले वो करने हैं, बिकॉज अवाम आपको इन पर जज करेगी। और कोई हमें इस तरह बार्गेनिंग में पड़ने की जरूरत नहीं है कि जी हमें असेंबली कैबिनेट चाहिए और फिर आप जो मर्जी है, ऐसे नहीं होगा। हम अपने पार्लियामान को भी मुस्तहकम करेंगे। लास्ट टाइम पार्लियामान वाज नॉट फुली फंक्शनल, अगर आपने देखा, मतलब आधा खाली होता था। इस दफा हमारी कोशिश होगी दोनों हाउसेस अपनी रिस्पेक्ट और अपना जो फंक्शनैलिटी है उसे बढ़ाएं, उसे वापस लाएं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, लोगों को हौसला दें। और अगर हम नहीं ज्वाइन करते तो अब पाकिस्तान, आपका स्टॉक मार्केट गिर रही होती, ठीक है, पहले ही गिर रही थी, आपकी करेंसी डिवैल्यूएट हो रही होती, और ये किंग मेकर पार्टी के सर नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान की सबसे पुरानी पार्टी जमहूरी पार्टी पर यह इल्जाम नहीं आना चाहिए कि हमने ऑपोजिशन में बैठकर मजे उठाए। क्योंकि हमें करना आता है ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स, हमें मजामती सियासत करनी आती है पार्लियामान में भी। हमें ठीक, हम ये मतलब ऊपर की सियासत नहीं करते कि जी शोरगुल किया और कुछ नहीं किया, खाया पिया गिलास तोड़ा नहीं होता। हम प्रॉपर फंक्शनल डेमोक्रेसी जानते हैं, ऑपोजिशन की भी और गवर्नमेंट की भी। अब कुछ जरा धांधली के हवाले से बात करते हैं। इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी धांधली का शोर मचा रही है। आपने भी NA 127 लाहौर में जो बिलावल भुट्टो साहब का इलेक्शन था, उस दिन आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने भी कहा कि ये रिजल्ट्स जो हैं वो जिस तरह होने चाहिए थे उस तरह नहीं है। अब देख रहे हैं कि एक पैटर्न नजर आ रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी धांधली के इल्जाम लगाए। आपको नहीं लगता कि दिन ब दिन ये धांधली के इल्जाम जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं?
उनका अपना फैसला होता है, उनकी मजलिस का फैसला होता है, वो अपनी मर्जी के जाहिर है, सियासी अपनी बिसात वो रखते हैं, मालिक हैं, और उनका हक है वो क्या फैसले करें। हमारा हक है हम अपने फैसले करें। मैं क्योंकि मैं तज्जिया नहीं करूंगी उन पर, मैं तज्जिया निगार नहीं हूँ। हमारे उनसे रवाबित एहतराम और सियासी रवाबित जो हमारे तसलसल से चलते रहे, ख़ासतौर से ज़रदारी साहब के रिश्ते, हम सब के रिश्ते बने हुए हैं, लिटरली मेरे भी खातून होते हुए हमारे वो उस जैसी जमात ने हमेशा एहतराम से हमें ट्रीट किया है, तो वी विल कंटिन्यू टू ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। ये उनका फैसला है। जहां तक रिजल्ट्स की बात करें, देखिए पीपल्स पार्टी ने तो हर किस्म के इलेक्शन को हमने वाइट पेपर्स इससे मोटे पिछले इलेक्शंस में लिखे हैं। एक आपको याद है आरओ इलेक्शन 2013 वाला भी था, इससे बदतर हमारे साथ धांधली हुई थी, लेकिन हमने सिस्टम को इस्तेकाम नहीं किया, अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं बनाया। जरदारी साहब ने कहा कि बस ठीक है, हम अंडर प्रोटेस्ट आगे चलते हैं, तो अंडर प्रोटेस्ट हम आगे बहुत सारे इलेक्शंस, फिर पिछला इलेक्शन भी हमने आरटीए, हमने ना धरने बिठाए जी, ना शहरों को अपने कैपिटल को अदम इस्तेकाम का शिकार बनाया, ना आवाम को तकलीफ दी है। हम जब प्रोटेस्ट करते हैं, लॉन्ग मार्च हमने की, वी डिडंट, गमला नहीं टूटा, 10 दिन हम करते रहे, गमला नहीं टूटा, और ना टूटना चाहिए जी। तो पाकिस्तान को इस वक्त इंतशार की नहीं जरूरत है। अभी एक तवील अरसे से आप खुद देख रहे हैं कितनी बद यहाँ पे इंतजामी और एक सोच थी कि पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी का शिकार हो गया, इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रही थी। इलेक्शन की सख्त जरूरत थी, और हमें सबको खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए सबका मैंडेट। जहाँ तक जितनी भी तंजीमें, सबको अपने अपने खदशात होते हैं, और पर कंस्टिट्यूंसी तो हर इलेक्शन में, जितना भी अच्छा इलेक्शन हो, ट्राइब्यूनल्स में जाती हैं, ऊंच नीच होती है, काउंटिंग में होती है, आरओ के लेवल पर होती है, उससे पहले होती है। इस दफा मेरे ख्याल में एक्चुअल पोलिंग स्टेशंस पे, एक जमाने में वो भी होती थी धांधली, बहुत सख्त होती थी एक्चुअल पोलिंग स्टेशन पे ना, पकड़ धकड़, वोटिंग रुकवाना, ठप्पे डगवाना 3 बजे के बाद, वो सब नहीं हुआ है। अच्छा। और किसी को रोका नहीं गया, मैंने देखा लोगों को रुकावट नहीं की गई। आप अपने पोलिंग एजेंट्स लाएं, सब कुछ करें, बाकी जो हुआ वो आपके सामने है। अब इस वक्त हम ज्यादा शोर शराबा करें, एटलीस्ट हमारे तो बहुत कहीं कहीं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा। इनफैक्ट मैंने जैसे आपसे कहा कि पिछले इलेक्शन से हमारे रिजल्ट्स बेहतर आए, और वो इसलिए आए कि हमने एक लेवल की फिर से सियासत शुरू की है। 2008 के बाद तो हमने मतलब हम अंदर प्रेसिडेंसी में बंद हो गए थे, और 2013 का इलेक्शन तो लड़ा ही नहीं था पीपल्स पार्टी ने। तो अब वापस आए फील्ड में, और हम चाहते हैं कि ये इस्तेकाम की सियासत हो। हम सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं, नहीं तो हम भी कहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए। पार्टी के बहुत लोग थे कि प्राइम मिनिस्टर बने या और हाईवे, तो इस तरह की सियासत, माई वे और द हाईवे की हम सियासत नहीं करना बहुत चाहते। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शरीर रहमान साहब आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शरीर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है धांधली के इल्जामात और आने वाली हुकूमत को लेकर, आपने उनकी राय सुनी। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।